मांग सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक हेनरी ए मुर्रे हैं। इन्होंने व्यक्ति की 40 आवश्यकताएं बताई हैं। मांग का सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि मानव एक प्रेरित जीव है जो अपने अंतर्निहित आवश्यकताओं तथा दबावों के कारण जीवन में उत्पन्न तनाव को कम करने का सतत प्रयास करता रहता है। मांग दबाव की परिस्थिति व्यक्ति में हमेशा इस एक प्रकार के तनाव को उत्पन्न करती ही रहती है तथा व्यक्ति इस तनाव को कम करने के लिए न केवल पुराने उद्देश्यों की पूर्ति को बनाए रखता है वरन नए नए रचनात्मक कार्यों को करने के लिए प्रेरित करता है। मुर्रे ने व्यक्ति की आंतरिक मांगों के आधार पर व्यक्तित्व को स्पष्ट किया है। उसने कहा है कि व्यक्ति जिस वातावरण में रहता है उस वातावरण के दबावों का समग्र रूप से उस व्यक्ति के अंदर कुछ मांगों को उत्पन्न कर देता है तथा ये मांगें ही व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाले व्यवहार को निर्धारित करती हैं। मुर्रे ने इस प्रकार की 40 मांगें ज्ञात की तथा इन्हें व्यक्तिगत मांग का नाम दिया अथवा व्यक्तित्व मांग का नाम दिया। एडवर्ड्स पर्सनल प्रीफरेंस शेड्यूल। यह व्यक्तित्व मापन का उपकरण है जिसे एडवर्ड्स द्वारा बनाया गया है। इसमें 15 व्यक्तित्व मांगों को सम्मिलित किया गया है। अगला है शील-गुण का सिद्धांत। यह सिद्धांत आलपोर्ट व कैटल ने दिया। शील-गुण सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति के व्यक्तित्व की संरचना अलग अलग प्रकार के शील-गुणों से ठीक वैसे ही बनी होती है जैसे एक मकान की संरचना छोटी छोटी ईंटों और पत्थरों से बनी होती है। शील-गुण का सामान्य अर्थ व्यक्ति के व्यवहारों का वर्णन होता है जैसे ईमानदार, चोर, ताकतवर, सक्रिय आदि। एक व्यक्ति के व्यक्तित्व में कई प्रकार के व्यवहार होते हैं। इन व्यवहारों में से कुछ ऐसे व्यवहार होते हैं जो प्रतिदिन अनेक प्रकार के प्रयोग में लिए जाते हैं। अनेक बार प्रयोग में लिए जाने से उस व्यवहार में धीरे धीरे स्थायीपन आ जाता है। इसी स्थायी व्यवहार को हम आदत कहते हैं। आदत भी एक व्यक्ति में कई प्रकार की हो सकती हैं लेकिन इन आदतों में भी ऐसी आदत जो कई बार दोहराई जाती हैं और वह आदत इतनी स्थायी हो जाए कि उसका प्रभाव अन्य आदतों पर भी देखने को मिले तो उस एक विशिष्ट आदत को शील-गुण कहते हैं। शील-गुण के निर्माण में वातावरण सहायक होता है। कोई व्यक्ति किसी भी स्थिति अच्छे या बुरे समय में चोरी नहीं कर रहे और न ही झूठ बोले तो उस व्यक्ति में ईमानदारी का गुण पाया जाता है या ईमानदारी का गुण ही ईमानदारी का शील-गुण होता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति किसी भी स्थिति में तो चोरी न करे व झूठ नहीं बोले लेकिन किसी परिस्थिति या समस्या आफत में चोरी भी कर ले या झूठ भी बोले तो उस व्यक्ति में ईमानदारी का शील-गुण नहीं होता है। हाँ, हम यह कह सकते हैं कि उस व्यक्ति में ईमानदारी दिखाने की आदत है जिसे वह कभी दिखाता है और कभी नहीं दिखाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ऐसा गुण जो व्यक्ति के व्यवहार में हमेशा स्थायी रूप से आ जाए तो शील-गुण तथा ऐसा गुण जो व्यक्ति के व्यवहार में कभी आ जाए और कभी ना आए तो आदत कहलाती है। आलपोर्ट का योगदान। G.W. आलपोर्ट का नाम शील-गुण सिद्धांत के साथ गहरे रूप में जुड़ा हुआ है। यही कारण है कि आलपोर्ट द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व के सिद्धांत को आलपोर्ट का शील-गुण सिद्धांत कहते हैं। इन्होंने शील-गुण संबंधी 17,953 शब्द बताए तथा इन्हें 45 भागों में बांटा। आलपोर्ट ने इस सिद्धांत को R.B. कैटल ने आगे बढ़ाया। इन्होंने 16 प्रकार के शील-गुण बताए जो प्रत्येक व्यक्ति में पाए जाते हैं। आलपोर्ट ने शील-गुण को मुख्यतः 2 भागों में विभक्त किया है। नंबर 1 है सामान्य शील-गुण। सामान्य शील-गुण से तात्पर्य यह है कि किसी समाज या संस्कृति के अधिकतर लोगों में पाया जाता है। इस शील-गुण के आधार पर समाज के अधिकतर लोगों की तुलना आपस में की जा सकती है। सत्ता की माप पर जब रोहन का यह शील-गुण 70% है तो इसका मतलब ये हुआ कि 70% व्यक्तियों में सत्ता का गुण रोहन की तुलना में कम है। व्यक्तिगत शील-गुण। व्यक्तिगत शील-गुण से तात्पर्य यह है कि किसी समाज या संस्कृति के व्यक्ति विशेष तक ही सीमित होता है तथा इसमें सभी व्यक्तियों के बीच तुलना नहीं की जा सकती है। उदाहरण इस शील-गुण के अंतर्गत जैसे सोहन सक्रिय कम परंतु निष्क्रिय ज़्यादा है तो यह गुण उसका व्यक्तिगत शील-गुण होगा। आलपोर्ट ने व्यक्तिगत शील-गुण को भी 3 भागों में बांटा है। नंबर 1 है कार्डिनल प्रवृत्ति। व्यक्ति किसी एक ऐसी प्रवृत्ति या स्थिति आदत जिसका प्रभाव व्यक्ति के व्यक्तित्व के हर व्यवहार में देखने को मिले तो उस विशिष्ट आदत या प्रवृत्ति को कार्डिनल प्रवृत्ति का या शील-गुण कहते हैं। कार्डिनल प्रवृत्ति शील-गुण बहुत कम लोगों में पाया जाता है लेकिन जिनमें भी यह प्रवृत्ति या शील-गुण पाया जाता है उसे छिपाया नहीं जा सकता है। वह व्यक्ति पूर्ण रूपेण उस प्रवृत्ति या शील-गुण के कारण चर्चित रहता है। जैसे महात्मा गांधी के व्यक्तित्व की कार्डिनल प्रवृत्ति शांति एवं अहिंसा में अविश्वास कारण के व्यक्तित्व की कार्डिनल प्रवृत्ति दानशीलता, हिटलर के व्यक्तित्व की कार्डिनल प्रवृत्ति आक्रामकता, पन्नाधाय के व्यक्तित्व की कार्डिनल प्रवृत्ति स्वामी भक्ति है जिसमें वह विश्व विख्यात थे। यह शील-गुण सभी व्यक्तियों में नहीं पाए जाते हैं परंतु जिसमें पाए जाते हैं वह इन्हीं शील-गुणों के लिए जाने जाते हैं।
दूसरा है केंद्रीय प्रवृत्ति। व्यक्ति की एक ऐसी प्रवृत्ति या स्थायी आदत, ऐसे गुण जो उस व्यक्ति के व्यवहार का सर्वोत्तम वर्णन करते हैं और उन प्रवृत्तियों का प्रभाव व्यक्तित्व के दूसरे पहलुओं पर पड़ता है, तो उन प्रवृत्तियों या अस्थायी आदत को केंद्रीय प्रवृत्ति या शील गुण कहते हैं। सामान्यतः प्रत्येक व्यक्ति में 5 से 10 केंद्रीय प्रवृत्ति या शील गुण होते हैं। इन सभी शील गुणों के चारों तरफ ही व्यक्ति का व्यक्तित्व टिका रहता है, जैसे सामाजिकता, उदासी, प्रसन्नता, आत्मविश्वास आदि। यह सभी नाम लेते ही हमें भगवान श्री कृष्ण का व्यक्तित्व याद आ जाता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण इन सभी कलाओं में जाते माहिर थे। तीसरा है गौण प्रवृत्ति। व्यक्ति की ऐसी प्रवृत्ति या स्थायी आदत जो कुछ समय के लिए स्थायी होती है, लेकिन उतनी स्थायी नहीं होती जितनी कि कार्डिनल और केंद्रीय प्रवृत्ति की होती है। इनकी समयावधि भी कम होती है, अतः इन प्रवृत्तियों के आधार पर व्यक्तित्व को समझने में कोई खास सहायता नहीं मिलती है। जैसे विशेष प्रकार का पहनावा, पठानी, सूट वगैरह, विशेष प्रकार के केश सज्जा, हेयर स्टाइल। शील गुण सिद्धांत में आल्पोर्ट के बाद कैटल का नाम जाना जाता है। कैटल ने 2 शील गुण बताए हैं। नंबर 1 है सतही शील गुण। सतही विशेषक व्यक्तित्व व्यक्ति के द्वारा अभिव्यक्त किए जा रहे व्यवहार से परिलक्षित होते हैं तथा व्यक्ति के व्यवहार को प्रत्यक्ष से प्रभावित करते हैं। ऐसे शील गुण जो व्यक्ति के प्रतिदिन के क्रियाकलापों में आसानी से व्यवहार में होते हैं। नंबर जैसे प्रसन्नता, सत्यनिष्ठता, परोपकारिता आदि। दूसरा है मूल शील गुण। यह व्यक्ति के व्यवहार में पीछे छिपे रहते हैं तथा अभिव्यक्त व्यवहार को अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित या निर्धारित करते हैं। ऐसे शील गुण जो व्यक्ति के प्रतिदिन के क्रियाकलापों में आसानी से व्यवहार में प्रयुक्त नहीं होते हैं। निस्वार्थता, सामुदायिकता, हास्य, ये तीनों शील गुण एक साथ मिलने पर एक नया मूल शील गुण बनता है, जैसे मित्रता की संज्ञा दी जाती है। कैटल के द्वारा बनाए गए प्रसिद्ध व्यक्तिगत मापन उपकरण 16 PF प्रश्नावली में व्यक्ति के 16 द्विध्रुवीय कारकों को सम्मिलित किया गया है। यहाँ परीक्षण का प्रयोग उच्च विद्यालय स्तर के विद्यार्थियों एवं वयस्कों के लिए किया जा सकता है। आइजैक का व्यक्तित्व शील गुण। आइजैक ने व्यक्तित्व के 3 आधारभूत आयाम इस प्रकार बताए हैं। नंबर 1 है अंतमुक्ता बनाम भयमुक्ता। अंतमुक्ता इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले बहुत आसानी से प्रभावित, आशावादी, चिंताग्रस्त, कम महत्वाकांक्षी, गंभीर एवं कम उत्तेजित प्रवृत्ति वाले होते हैं। इनमें परम अहम प्रभावी होता है। भयमुक्ता इस प्रकार के व्यक्तित्व को वाले क्रियाशील, सामयिक, परिवर्तनशील एवं आवेगशील प्रवृत्ति वाले होते हैं। इन्हें इदम प्रभावी होता है। दूसरा है स्नायु विकृति स्थिरता। व्यक्तित्व के इस प्रकार के पहले छोर पर व्यक्ति के में सामयिक नियंत्रण कम होता है तथा उनकी इच्छा शक्ति कमजोर होती है। इसके विचारों और क्रियाओं में मंदता पाई जाती है। ऐसे व्यक्तियों में अन्य व्यक्तियों के सुझाव को जल्दी स्वीकार कर लेने की प्रवृत्ति अधिक होती है तथा सामाजिक का अभाव पाया जाता है। और दूसरे छोर पर स्थिरता होती है, जिसके बढ़ने पर व्यवहारों या लक्षणों की मात्रा घटती जाती है तथा व्यक्ति में स्थिरता की मात्रा बढ़ती जाती है। मनोविकृतता अपरा अहम। मनोविकृति वाले व्यक्ति में क्षीण एकाग्रता, क्षीण स्मृति तथा क्रूरता का गुण अधिक होता है। इनमें असंवेदनशीलता तथा सृजनात्मकता की कमी आदि गुण पाए जाते हैं। इसी के दूसरे छोर पर परा अहम की ओर बढ़ते हैं तो व्यक्तित्व में आदर्शत्व तथा नैतिकता में की मात्रा बढ़ती जाती है। जैसे मिनीसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची। इस परीक्षण का विकास हाथवे एवं मैकिनले ने 1940 में किया गया। इसका परिशोधित रूप MMPI-2 भी उपलब्ध है। इसमें 567 कथन है। आइजैक व्यक्तित्व प्रश्नावली EPQ। आइजैक द्वारा विकसित इस परीक्षण में व्यक्तित्व के 2 आयामों अंतमुक्ता, भयमुक्ता और सामयिक अस्थिरता का मूल्यांकन किया जाता है। बाद में इसमें तीसरा आयाम मन स्थापिता को जोड़ा गया है। इससे ग्रसित व्यक्ति में भावनाओं की कमी, लोगों के साथ कठोर अंतःक्रिया करना, आक्रामकता, समाज विरोधी, अहम केंद्रिता संबंधी समस्याएं होती हैं। अगला है वुडवर्थ ने 1918 में एक व्यक्तित्व आविष्कारक का तैयार की, जिसका नाम वुडवर्थ पर्सनल डाटा इन्वेंटरी रखा गया। इसमें कुल प्रश्न 116 थे, जिनका उत्तर हाँ या नहीं में से एक है। सर्वप्रथम प्रश्नावली विधि का प्रयोग वुडवर्थ ने 1919 में किया था। इसे इन्होंने पर्सनल डाटा शीट का नाम दिया है। अगला है अन्य प्रमुख सिद्धांत। तो जीव का सिद्धांत होता है गोल्डस्टीन, शरीर रचना का सिद्धांत होता है शेल्डन, आत्मसिद्धि का सिद्धांत है अब्राहम H. मैस्लो, शील गुण का सिद्धांत होता है आल्पोर्ट व कैटल, मनोविश्लेषण सिद्धांत का होता है सिगमंड फ्रायड, विशेषक सिद्धांत का होता है कैटल, उमांग सिद्धांत का होता है हेनरी मुर्रे, हार्मिक सिद्धांत का है मैकडूगल है।
तो व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक भी हैं। नंबर 1 है वातावरणीय कारक, दूसरा है जैविक कारक, तीसरा है मनोवैज्ञानिक कारक। तो वातावरणीय कारक में होता है परिवार, आस पड़ोस, आर्थिक स्थिति, विद्यालय, जनसंचार माध्यम और धर्म एवं संस्कृति। तो जैविक कारक में होता है शारीरिक बनावट, स्वास्थ्य, बौद्धिक क्षमता, योग्यता, स्नायुमंडल, अंतस्रावी ग्रंथियाँ। तीसरा है मनोवैज्ञानिक कारक में होता है रुचि, अभिक्षमता, अभिवृत्ति आदि। एरिक होमबर्गर एरिक्सन का जन्म 1902 में फ्रैंकफर्ट जर्मनी में हुआ था। इन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी जैसे चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। दूसरा है इंसाइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंटेंटी, यूथ एंड क्यूरियस। एरिक्सन के अनुसार मनोसामाजिक विकास की 8 अवस्थाएं हैं। नंबर 1 है जन्म से 1.5 वर्ष तक, इसमें विश्वास अविश्वास की अवस्थाएं होती हैं। 1.5 से 3 वर्ष तक में स्वायत्तता या लज्जाशीलता और शक होता है। तीसरा है 3 से 5 वर्ष की आयु में पहल शक्ति और दोषता होती है अवस्थाएं। 6 से 12 वर्ष में परिश्रम और हीनता होती है अवस्था। 12 से 18 वर्ष में अभिज्ञान और भूमिका दुविधा होती है। और 18 से 35 वर्ष में घनिष्ठता विलगन होती है। और 35 से 65 वर्ष में जननात्मकता स्थिरता होती है। और 65 से होती है अहम संपूर्णता निराशा। व्यक्तित्व मापन हेतु खेल विधि का सर्वप्रथम प्रयोग इंग्लैंड के मार्गरेट लॉरेंस केल्ड ने किया था। व्यक्तित्व मापन की विधियां। एलिस ने लिखा है कि हमारे व्यक्तित्व के मनोविज्ञान ने अभी पर्याप्त प्रगति नहीं की है क्यों, और इसलिए हमारे व्यक्तित्व परीक्षण अभी तक अधिकांश रूप से जांच की कसौटी पर हैं। किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को समझने के लिए उद्देश्यपरक औपचारिक प्रयास को व्यक्तित्व का मूल्यांकन कहा जाता है। तो व्यक्तित्व मापन की विधियां हैं। नंबर पहला है प्रक्षेपी विधि, दूसरा है आत्मनिष्ठ व्यक्तिनिष्ठ विधियां, तीसरा होता है वस्तुनिष्ठ विधियां, चौथा होता है मनोविश्लेषणात्मक विधियां। तो प्रक्षेपी विधियां में होती हैं रोडसा परीक्षण, यानी इसको हम दर्शाते हैं IBT से। दूसरा होता है प्रसंगात्मक बोध में TAT से। बाल प्रसंगात्मक बोध होता है CAT से। और वाक्य या कहानी पूर्ति परीक्षण दर्शाते हैं SCT से। आत्मनिष्ठ व्यक्तिनिष्ठ विधियां में होता है नंबर 1 है आत्मकथा विधि, दूसरी है प्रश्नावली विधि, तीसरा है जीवन वृत्त या व्यक्ति इतिहास विधि, चौथा होता है इसमें साक्षात्कार विधि। अगला है तीसरा वस्तुनिष्ठ विधियां। नंबर 1 है निरीक्षण विधि, दूसरा होता है कर्म निर्धारण मापनी विधि, मापदंड मूल्यांकन, तीसरा होता है समाज मिति विधि, चौथा होता है निष्पादन परीक्षण, पांचवा होता है शारीरिक परीक्षण, छठवां होता है परिस्थिति परीक्षण। अगला है मनोविश्लेषणात्मक विधियां में नंबर 1 है मुक्त स्वतंत्र साक्षर विधि, दूसरा होता है स्वप्न विश्लेषण विधि होती है। अगला है प्रक्षेपण विधियां। प्रक्षेपण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग प्रसिद्ध मनोविश्लेषणवादी संगमरमर फ्रायड ने किया। प्रक्षेपण विधियों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता व्यक्ति के अचेतन मन को जानना है। इस विधि का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रायड ने 1896 में किया था। प्रारंभ में इस विधि का प्रयोग नैदानिक क्षेत्र में अधिक हुआ था। यह ऐसी उत्तेजक परिस्थितियां हैं जिसमें कोई व्यक्ति स्वयं अपने विचारों एवं संवेगों को प्रकट कर देता है। प्रक्षेपण शब्द का शाब्दिक अर्थ है आरोपण, अर्थात बालक अपने मन की भावनाओं को किसी चित्र अथवा उद्दीपन के द्वारा आरोपित करते हुए व्यक्ति अभिव्यक्त करता है। अर्थात प्रक्षेपण से अभिप्राय अचेतन को जानने की उस प्रक्रिया से है जिसमें व्यक्ति अपने विचारों, दृष्टिकोणों, संवेगों, गुणों, आवश्यकताओं आदि को अन्य व्यक्तियों या वस्तुओं के माध्यम से अपरोक्ष ढंग से अभिव्यक्त कर देता है। जैसे तुलसीदास की शब्दावली में लिखा है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी तिन जैसी, अर्थात जिसकी जैसी दृष्टि होती है उसे वैसी ही मूर्त नजर आती है। इस विधि के माध्यम से व्यक्तित्व संबंधी उन बिंदुओं की जानकारी मिलती है जिनके बारे में व्यक्ति खुद नहीं जानता। प्रक्षेपी परीक्षण निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है रोडसा मसी लक्ष्य परीक्षण या रोडसा स्याही धब्बा परीक्षण। व्यक्तित्व मापन के लिए मसी लक्ष्य स्याही धब्बा परीक्षण का प्रयोग करने वाला हरमन रोडसा प्रथम व्यक्ति नहीं था, फिर भी इस दिशा में उनका कार्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथा व्यापक था, जो सन 1911 से 1921 तक लगभग 10 वर्षों तक लगातार चलता रहा। इस परीक्षण का प्रतिपादन 1921 में किया। हरमन रोडसा स्विट्जरलैंड के मनोचिकित्सक थे। उनका मानना है कि व्यक्ति का व्यवहार चेतन से अचेतन पर अवलंबित रहता है और व्यक्ति का कोई भी कार्य जो उसके अचेतन से संचित होता है उसकी सहज अभिव्यक्ति दिखाई पड़ती है। रोडसा ने कहा कि इसी तरह की अभिव्यक्ति उसके समक्ष किसी अपरंपरागत उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया में व्यक्ति अत्यधिक क्रियाशील होता है। उस स्थिति में उसके वास्तविक लक्षणों के विषय में जानकारी अर्जित की जा सकती है। इसे संस्कृति मुक्त परीक्षण भी कहते हैं। परीक्षण सामग्री रोडसा मसी लक्ष्य रोडसा स्याही धब्बा परीक्षण में
कुल 10 कार्ड होते हैं, जिनमें से प्रत्येक पर एक सममित मसी लक्ष्य यानी इंक ब्लॉट बना होता है। 5 कार्डों पर काले व सफ़ेद, 2 कार्डों पर सफ़ेद, लाल व काले रंग के तथा 3 कार्डों पर कई रंगों के स्याही के धब्बे बने होते हैं। अगला है परीक्षण विधि। प्रोत्साहनमसी लक्ष्य परीक्षण का प्रयोग करने के लिए परीक्षक की जरूरत होती है। परीक्षण प्रयोग करने से पहले परीक्षक द्वारा परीक्षार्थी को निर्देश दिए जाते हैं। तो परीक्षण विधि। प्रोत्साहनमसी लक्ष्य परीक्षण का प्रयोग करने के लिए प्रशिक्षक की जरूरत होती है। परीक्षण प्रयोग करने से पहले परीक्षक द्वारा परीक्षार्थी को निर्देश दिए जाते हैं। उपयुक्त निर्देश उपरांत एक एक करके ये कार्ड देखने के उपरांत आकृति के बारे में पूछता है। बालक जो भी प्रतिक्रिया करता है, परीक्षक उन्हें चार्टों पर अंकित कर लेता है और फिर चार्टों की सहायता से परीक्षार्थी की प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण किया जाता है। यह परीक्षा किशोर बच्चों हेतु अर्थात 13 से 19 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए उपयुक्त है। 1950 में हरशंकर अस्थाना ने इस परीक्षा के इस भारतीय संस्करण का निर्माण किया। विश्लेषण परीक्षार्थी का अनुक्रियाओं के विश्लेषण एवं व्याख्या में निम्नलिखित 4 बातों का ध्यान रखा जाता है। नंबर 1 है स्थान, गुण, विषय व समय। निष्कर्ष यदि परीक्षार्थी द्वारा संपूर्ण धब्बों को ध्यान में रखते हुए प्रतिक्रिया दी गई तो वह व्यवहारिक व्यक्ति न होकर सैद्धांतिक व्यक्ति है। यदि परीक्षार्थी द्वारा धब्बों के आंशिक प्रभागों के प्रतिक्रिया की गई तो वह छोटी छोटी और अनावश्यक बातों की तरफ ध्यान देने वाला व्यक्ति होता है। यदि परीक्षार्थी द्वारा धब्बों में मानव, पेड़ पौधों तथा पशुओं को देखा तो वह व्यक्ति प्रकृति प्रेमी व्यक्ति है। यदि परीक्षार्थी द्वारा रंगों के प्रति प्रतिक्रिया की गई तो उसमें संवेगों की अधिकता होती है। इस परीक्षण के माध्यम से परीक्षार्थी के ज्ञानात्मक, क्रियात्मक एवं भावात्मक पक्षों को मापा जाता है। मानसिक रोगों के निदान, उपचार तथा बाल निर्देशन में भी इस परीक्षा का प्रयोग होता है। उदाहरण के तौर पर बच्चों को चाय के धब्बे दिखाने पर उन बच्चों में किसी को फूल, किसी को पशु, ऊँट, कुत्ता, गाय, किसी को भूत प्रेत आदि नजर आए तो उस बच्चे का व्यक्तित्व उसी आधार पर तय किया जाएगा। फूल दिखने पर वह बालक प्रकृति प्रेमी, पशु की आकृति दिखने पर वह पशु पक्षी प्रेमी और भूत प्रेत की आकृति दिखने पर उसमें भय अधिक विद्यमान होता है। दूसरा है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण व्यक्तित्व मापन की एक प्रसिद्ध विधि है। इसे पूर्ण बोध परीक्षण, अंतचेतनाभि परीक्षण, विषय आत्मबोधन परीक्षण एवं कक्षा प्रसंग परीक्षण कहते हैं। इसकी रचना सन 1935 में H.A. मोरे ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में की थी। बाद में 1938 में मॉर्गन के साथ मिलकर इस परीक्षण का संशोधन किया। इस परीक्षण में 30 चित्रों का प्रयोग किया जाता है। ये सभी चित्र पुरुषों तथा स्त्रियों के हैं। इनमें 10 चित्र पुरुषों के लिए, 10 चित्र स्त्रियों के लिए और 10 दोनों के लिए होते हैं। सामान्यतः अंतिम 10 चित्रों को ही प्रयुक्त किया जाता है। बालक को चित्र दिखाकर कहानी लिखने को कहा जाता है। इस परीक्षण में कुल 31 कार्ड होते हैं, जिनमें से 30 कार्डों पर चित्र बने होते हैं और 1 कार्ड सादा होता है। जिस व्यक्ति के व्यक्तित्व को मापना होता है उसकी उम्र के अनुसार इन 31 कार्डों में से 20 कार्ड 29 चित्र वाले तथा 1 सादा कार्ड का चयन किया जाता है। एक व्यक्ति पर अधिकतम 20 कार्डों का प्रयोग होता है। यह परीक्षण 2 पारियों में होता है। पहली पारी में 10 कार्ड और दूसरी पारी में अंतिम 10 कार्ड व्यक्ति को देकर सबसे अंत में सादा कार्ड दिया जाता है और उसको पुराने कार्डों के आधार पर कहानी लिखने को कहा जाता है। परीक्षण विधि। परीक्षा होने के पश्चात परीक्षक परीक्षार्थी को एक चित्र दिखाकर पूछता है कि चित्र में क्या हो रहा है, इसके होने का क्या कारण है, इसका क्या परिणाम होगा, चित्र में अंकित व्यक्ति या व्यक्तियों के विचार और भावनाएं क्या हैं। इन प्रश्नों को पूछने के बाद परीक्षक परीक्षार्थी को एक एक करके कार्ड दिखाता है और परीक्षार्थी से गत प्रश्नों की दृष्टि से चित्रों के विषय में कहानी बनाई जाती है तथा कहानियाँ तुरंत लिख दी जाती हैं। इसमें समय सीमा की कोई बाध्यता नहीं होती है। अगला है विश्लेषण। यह परीक्षण 14 वर्ष की आयु से अधिक बालक बालिकाओं के लिए विशेष उपयोगी है, अर्थात यह परीक्षण किशोर तथा प्रौढ़ व्यक्तियों के व्यक्तित्व की जांच के लिए सही है। परीक्षार्थी साधारणतः अपने को चित्र का कोई पात्र मान लेता है और उसके बाद वह कहानी कहकर अपने विचारों, भावनाओं, समस्याओं आदि को व्यक्त करता है। यह कहानी स्वयं उसके जीवन की कहानी होती है। परीक्षक कहानी का विश्लेषण करके उसके व्यक्तित्व की विशेषताओं का पता लगाता है।
प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण की उपयोगिता। इस परीक्षण में सामाजिक तथा व्यक्तिगत संबंधों की जानकारी प्राप्त हो जाती है। प्रौढ़ व्यक्तियों हेतु उपयोगी है। उदाहरण, इस परीक्षण में बालकों को एक चित्र दिखाया जाता है, अर्थात यह एक थीम पर आधारित होता है। ऐसे चित्र में कुछ महिलाएं व कुछ पुरुष और तो कुछ बच्चे उस चित्र को देखकर कहेंगे कि पड़ोस में झगड़ा हो रहा है। कुछ बच्चे कहेंगे कि पड़ोस में कोई कार्यक्रम है तो वहां जा रहे हैं। कुछ बच्चे कहेंगे पड़ोसी के दादाजी बीमार हैं तो यह सभी वहां जा रहे हैं। अर्थात यह थीम से बालकों का क्रमशः यह परीक्षा करेंगे कि वह कहीं न कहीं झगड़ालू, सामाजिक अथवा शारीरिक बीमार वातावरण से प्रभावित है। उनका व्यक्तित्व भी ऐसा ही दर्शाता है। तीसरा है बाल प्रसंगात्मक बोध या बाल प्रत्यक्ष परीक्षण यानी CAT। बाल अंतर्बोध परीक्षण CAT की रचना 3 वर्ष से लेकर 10 वर्ष की आयु के बालकों के व्यक्तित्व का मापन करने हेतु लियोपोल्ड बेलॉक के द्वारा सन 1948 में की गई थी। इस परीक्षण में 10 चित्र जिन पर जानवर के चित्र अंकित होते हैं, इन कार्डों पर बने चित्रों को दिखाकर बालक से उसका कथानक पूछा जाता है। बालकों द्वारा दिए गए विचारों का विश्लेषण करके उनकी रुचि, समस्या, व्यवहार को मापते हुए व्यक्तित्व का विकास किया जा सकता है। भारत में इस परीक्षण का संशोधन एवं अनुकूलन कोलकाता की उमा चौधरी ने किया। वैसे इस परीक्षण का विचार सर्वप्रथम डॉक्टर अर्नेस्ट क्रिस्ट ने प्रस्तुत किया था। उदाहरण, राजू को गाय का चित्र दिखाते हैं और उस चित्र के बारे में उससे पूछा जाता है तो वह अगर गाय के लिए अच्छी बात कहे और जैसे गाय हमारी माता है, क्योंकि गाय से हमें दूध और दही, घी आदि प्राप्त होता है, इसलिए हमें गाय पालनी चाहिए और तथा उसकी रक्षा करनी चाहिए। इससे यह पता लगता है कि राजू ने नैतिकता का भाव विद्वान है। अगर यही चित्र राकेश को दिखाता और वह कहता कि गाय हमें नहीं पालनी चाहिए क्योंकि उससे गंदगी होती है, इससे यह पता चलता है कि राकेश में अनैतिकता व असामाजिकता का भाव विद्वान है। चौथा है वाक्य कहानी पूर्ति परीक्षण। इस परीक्षण का विकास पाइन व टेंडलर ने 1930 में किया। इस दिशा में सबसे सराहनीय कार्य रोटर्स ने किया। भारत में भी विश्वनाथ मुखर्जी ने ऐसे परीक्षा का निर्माण किया। इस विधि द्वारा कुछ अधूरे वाक्यों को शीघ्र पूरा करने के लिए दिया जाता है। उदाहरण, मेरी पसंदीदा किताब रामायण, धार्मिक प्रवृत्ति, मेरी पसंदीदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा अर्थात बहुमुखी व्यक्तित्व है तो बालक का व्यक्तित्व बहुमुखी होता है। यह विधि 14 से 19 वर्ष के लिए उपयोगी है। बालक कहानी के रूप में जो विचार व्यक्त करता है वह अध्यापक द्वारा उसके व्यक्तित्व के संबंध में विश्लेषित किए जाते हैं। यह विधि लिखित होने के कारण शिक्षित व्यक्तियों के लिए उपयोगी है। भारत में इस परीक्षण का अनुकूल विश्वनाथ मुखर्जी ने किया। दबी हुई दमित इच्छाओं एवं अचेतन मन का अध्ययन में उपयोगी है। अन्य विधियाँ, नंबर 1 है शब्द साचार परीक्षण, स्वतंत्र शब्द साचार परीक्षण। इस विधि को 1879 में गाल्टन ने प्रतिपादित किया था। इस विधि में शब्दों की सहायता से प्रतिक्रिया करवाते हुए बालक के व्यक्तित्व निर्धारण का प्रयास किया। गाल्टन ने इस परीक्षण में 75 शब्दों की सूची का प्रयोग किया तथा सन 1910 में युंग ने सामूहिक समस्याओं का पता लगाने के लिए सफलतापूर्वक निर्धारण करने के लिए इस परीक्षण का प्रयोग किया। इस विधि का प्रयोग मनोरोग एवं आपराधिक प्रवृत्ति की जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। उदाहरण, इस विधि में बालक को शब्द बोलने की पूरी स्वतंत्रता होती है। वह जैसे शब्दों का प्रयोग अधिक करेगा उसका व्यक्तित्व वैसा ही होगा। खेल व नाटक विधि। इस विधि के प्रवर्तक J.L. मोरेनो थे। इस विधि में खेल एवं अभिनय की सहायता से बालक के अचेतन मन की भावनाओं को जानने का प्रयास किया जाता है तथा व्यक्तित्व का पता लगाया जाता है। उदाहरण, खेल, बालक को अगर शतरंज खेलने का शौक है तो इसका अर्थ है कि उसका मानसिक विकास अच्छा है और वह प्रतिभाशाली बालक है। अगर बालक को पेंटिंग बनाने का शौक है तो वह अच्छी पेंटिंग बना लेता है तो उस बालक में सृजनशीलता अधिक है। नाटक, रामलीला का रोल करने में राहुल को रावण बनना अच्छा लगता है और उसका चरित्र रावण के वेश में सही लगता है तो इसका अर्थ है राहुल क्रोधी स्वभाव या उसमें इदम प्रवृत्ति अधिक होती है। वहीं प्रांजल को राम बनना अच्छा लगता है और उसका चरित्र सीधा साधा राम के जैसा है तो इसका अर्थ है प्रांजल में दया, करुणा, समझदारी और परम अहम प्रवृत्ति अधिक है। तीसरा है चित्र नैराश्य विधि, तस्वीरकार कुंठा परीक्षण। इस विधि के प्रवर्तक रोजेनबिंग 1949 थे। इसमें कुल 24 कार्ड होते हैं। इन्होंने 12 कार्ड महिलाओं के लिए तथा 12 कार्ड पुरुषों के लिए निर्धारित किए तथा इन कार्डों पर महिलाओं तथा पुरुषों के द्वारा कुंठा अथवा निराशा को मापने का प्रयास किया जाता है। इसमें तस्वीर कुंठा परीक्षण विधि के नाम से भी जाना जा सकता है।
भारत में इसका अनुवाद डॉक्टर उदय पारिक ने किया। यह चित्र दो महिलाएं हेमा और पुष्पा को दिखाया जाता है। हेमा इस चित्र को देखकर कहती है कि इस चित्र में सब डूबा जा रहा है। इस कथन से हम हेमा के बारे में कह सकते हैं कि उसके जीवन में कठिनाइयाँ, निराशा और दुख है और उसके विचारों में नकारात्मकता ज़्यादा है। वही पुष्पा इस चित्र को देखकर कहती है कि सब ऊपर आ रहा है। तो इस कथन में हम पुष्पा के बारे में कह सकते हैं कि उसके जीवन में प्रसन्नता, सुख, खुशी है और उसके विचारों में सकारात्मकता ज़्यादा है। चौथा है व्यक्ति परीक्षण विधि। इस विधि के प्रवर्तक मैकूबर थे। इस विधि में बालक को कोई भी चित्र बनाने के लिए कहा जाता है एवं उस चित्र के आधार पर व्यक्तित्व निर्धारण का प्रयास किया जाता है। सूहा हरमन ने धब्बा परीक्षण, रूसा चाई धब्बा परीक्षण भी किया। फेंका कैट यानी CAT व बेलॉक पर और टेट प्रासंगिक अंतर्भूत परीक्षण एग्जाम दिया। मार्गम मुर्रे ने और शब्द साक्षर परीक्षण और गाल्टन ने और वाक्य कहानी पूर्ति परीक्षण पाइन व टेडलर ने और मोरेनो उन्हें के खेल नाटक विधि है। चित्र नैराश्य विधि हुए रोजन वेग है। प्रक्षेपी विधियों की विशेषताएं। व्यक्ति के विचारों, अभिव्यक्तियों, संवेगों, गुणों, अनुभवों और भावनाओं आदि का बाह्य पदार्थों का प्रत्यक्ष रूप से अध्ययन करती है, जिसमें व्यक्ति के व्यक्तित्व में सही रूप से जानकारी मिल जाती है और व्यक्ति को किसी बात को छुपाने का अवसर नहीं मिल पाता है। व्यक्ति की सुप्त इच्छाओं को प्रकट करने में सहायक है। ये प्रविधियाँ व्यक्ति के चेतन और एवं अचेतन पहलुओं को मापन करती है। अचेतन मन को समझने का ये एकमात्र उपकरण है। इसमें परीक्षक की मनोवृत्ति हावी नहीं रहती है। इसमें यह परीक्षक एवं विषय के मध्य सामंजस्य स्थापित करने पर बल देता है। प्रक्षेपण विधियाँ व्यक्ति के अचेतन मन को समझने का एकमात्र उपकरण है। प्रक्षेपी विधियों की सीमाएं। इन विधियों के प्रयोग के लिए प्रशिक्षित व्यक्ति की आवश्यकता होती है। इन परीक्षणों में समय अधिक व्यय होता है। इन विधियों का संबंध केवल मानव के अचेतन मन से ही है। फलता व्यक्तित्व का मूल्यांकन एकांगी होता है। इनकी विश्वसनीयता एवं बेहतर निर्धारित करना बहुत कठिन है। अनुसंधान कार्यों की अपेक्षा चिकित्सक क्षेत्रों में इनका व्यापक रूप से प्रयोग संभव होता है। इन परीक्षण का भावात्मक आधार दृढ़ नहीं होता है। प्राप्त उत्तरों से अधिकतर और गलत निष्कर्ष निकल लिए जाने की संभावना रहती है। इन परीक्षणों में विश्वसनीयता और गंभीरता का अभाव होता है। 8वां प्रक्षेपण विधियों की परीक्षण सामग्री महंगी होती है। इसके अतिरिक्त इस प्रकार के बने परीक्षणों की काफ़ी कमी होती है। प्रक्षेपी विधियों का भारतीय अनुकूलन। 1960 में कलकत्ता की उमा चौधरी ने CAT के 14 कार्डों पर भारतीय अनुकूलन किया। 1960 में कलकत्ता की उमा चौधरी ने ही CAT के 10 कार्डों का भारतीय अनुकूलन किया। इलाहाबाद ब्यूरो ने शब्द साक्षर परीक्षण प्रकाशित किया। पारीक ने भारतीय जनसंख्या पर उपयोग करके रोजेनविग के चित्र नैराश्य विधि परीक्षण का भारतीय अनुकूलन किया। अगला है अवक्षेपण निक्षेपण विधियाँ। ऐसी क्रियाएं जिनके कोई मनोवैज्ञानिक संश्लेषण कर व्यक्तित्व को समझ सके वही अवक्षेपण विधियाँ कहलाती हैं, अर्थात ऐसी विधियाँ जिसमें अवलोकन करके परीक्षण किया जाए।